नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं और वो डेली टॉक्स इनिशिएटिव है। डेली टॉक्स इनिशिएटिव का मतलब है आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे या आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो हम लोग उसी न्यूज़पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो होंगे उनको एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। ठीक है, भले ही सारे टॉपिक, कोशिश तो की जाएगी सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएं जो भी ज़रूरी होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। तो आज का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगेगा, वीडियोस को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए ताकि हम वीडियोस को कंटिन्यू रखें। तो रेगुलर डेली टॉक्स में हम लोग न्यूज़पेपर के ही पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे डीप में कि क्या मैटर है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, आज न्यूज़ में क्यों है, क्या क्या ज़रूरी बातें उसके बारे में है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो डेली टॉक्स में, डेली करंट अफेयर्स में आज के दिन हमारे पास 3 टॉपिक हैं जिन्हें मैं आपसे डिस्कस कर रहा, 2 टॉपिक हैं जिन्हें मैं आपसे डिस्कस कर रहा। एक तो ISA जिसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। सेकेंड वन एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है पेट्रोल में आप देखते होंगे कि मिक्स किया जाता है एथेनॉल। क्यों मिक्स किया जाता है, क्या रीज़न है, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे। तो आज के ये 2 टॉपिक न्यूज़पेपर में थे जो मुझे आपको समझाने लायक लगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ISA के बारे में। ठीक है, तो ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये न्यूज़ में क्यों है, मतलब क्या कारण है कि इसे न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो अभी 8 सितंबर को, कमिंग 8 सितंबर जो 8 सितंबर आने वाला है, उसको पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है वो की जा रही है। ठीक है, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट फर्स्ट, पहली बार वर्टिकल प्लेटफॉर्म मतलब आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म मतलब आप समझ रहे हैं, ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो मीटिंग्स जो हैं वो ऑफलाइन नहीं हो पा रही, तो ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जितना पॉसिबल हो सक रहा है तो वैसे हो रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट 8 सितंबर को होनी थी, इस वजह से ISA जो था वो न्यूज़ में था। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं ISA के, इसके बारे में देखिए। ISA का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हाउ टू हार्नेस सोलर एनर्जी मोर एफिशिएंटली। मतलब जो सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य की रोशनी से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा जिसे आप बोलते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, उसका सदुपयोग कैसे किया जा सके। एक तरीके से हम कहते हैं ये फ्यूचर जनरेशन की टेक्नोलॉजी है ना, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को कैसे हार्नेस किया जाए, स्पेशली सोलर एनर्जी को, उसके बारे में ISA डील करता है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें समझाता हूँ। ये एक इमेज आपके लिए ले रखी है। ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये आपका अर्थ है और इस अर्थ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आप सारे लोग जानते हैं कि जो आपका सन है वो 90 डिग्री में इन्हीं तीनों के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, अप एंड डाउन, मतलब मैक्सिमम जो सनरेज होती हैं, जो मैक्सिमम हीट होती है, वो यही एरिया जो है वो पाता है सूर्य की। तो इस एरिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर वो चाहें तो सौर ऊर्जा का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो पोल्यूशन फ्री एनर्जी है और फ्री में मिल रही है, इसको हार्नेस किया जा सकता है। ठीक है, और एक तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बचाने में सहयोग करेगी। ठीक है, और एनर्जी भी बनाएगी। तो ये एरिया जो है, मैक्सिमम जो इसके कंट्रीज़ मेंबर है ना, वो इसी एरिया के हैं, क्योंकि अगर इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ तो सूर्य की रोशनी जाती नहीं है, हार्नेस कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर वहाँ की बात नहीं की जा रही है। तो इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव आप समझ गए, कितना अच्छे तरीके से सूर्य की रोशनी को यूटिलाइज किया जा सके। कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं इस जो 8th समिट होने वाली है, इसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो सबसे पहले आप अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे और ये इनॉग्रेट करेंगे, शुरुआत के जो भाषण होंगे ये देंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी समिट पे, मतलब जो सोलर टेक्नोलॉजी समिट होने वाली है 8 सितंबर को, इसके बारे में, इसकी ओपनिंग जो है वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और बाकी जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, उनके मिनिस्टर्स होंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल, जो भी वहाँ से डिप्लॉय होंगे कि आप जाइए इस समिट को देखिए, या वहाँ से जो भी वर्चुअल समिट में ज्वाइन करेगा, उनके मिनिस्टर्स होंगे, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को इसमें क्या कहते हैं, जोड़ा गया है। उनका नाम है डॉक्टर M स्टैनली विल्टन। M स्टैनली विल्टन जो हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है आप थोड़ा सा समझिए। ये व्यक्ति हैं
इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, 2019 में केमिस्ट्री के फील्ड में। केमिस्ट्री के फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था किसके लिए? लिथियम आयन बैटरीज का इम्पोर्टेंस इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, तो उसके लिए इनको क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के लिए इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके साथ 2 और व्यक्ति भी थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके साथ कौन थे। जॉन गॉडफ्रे जी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अकीरा योशिनो, ठीक है। आपने याद भी किया होगा जब शुरुआत में इसके नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुए होंगे, तो ये 3 लोगों को मिला था, तो लेकिन प्रेजेंस जो होगा वो डॉक्टर एम स्टैनली व्हिटन का ही होगा, तो ये भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर वाज इनवाइटेड इन ISA 8 समिट, ठीक है ना। मैंने कुछ और डिटेल में आपसे एक क्वेश्चन भी रख लिया है और मैंने कुछ बता भी दिया है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिथियम आयन बैटरी की खोज तो बहुत पहले हुई थी। हाँ, बिल्कुल बहुत पहले हुई थी, लेकिन क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस आज हमें सबसे ज़्यादा लग रहा है और उसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ऐसा पता चला, तो इसलिए उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आपको मुझे ये बताना है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी। डिस्कवरी तो बहुत पहले हुई थी और उसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ तो बहुत बाद में दिया गया, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि डिस्कवरी कब हुई थी लिथियम आयन बैटरीज की। और ध्यान रखिएगा कि क्यों दिया गया था, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। आज हम लोग समझ रहे हैं कि वो जो डिस्कवरी हुई थी उसका बहुत महत्व है, तो इसलिए उसको नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया है, राइट। की पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है? इस समिट में एक आईजोस नाम का एक जर्नल निकाला जाएगा। जर्नल का मतलब पत्रिका जैसे न्यूज़पेपर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये जर्नल आईजोस जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आई फॉर ISA, ठीक है, और जोस का मतलब है जर्नल ऑन सोलर एनर्जी। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा कि आईजोस नाम का जो जर्नल निकला उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ISA, उसके बाद क्या कहते हैं, जोस का मतलब है जर्नल ऑन सोलर एनर्जी। ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा, मतलब कि एक न्यूज़पेपर है जिसमें सोलर एनर्जी से लेकर के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने अपडेट्स देते रहेंगे, जो भी इनोवेशन होगा उसको देते रहेंगे। तो आईजोस नाम का एक जनरल इस मीटिंग में स्टार्ट किया जाएगा, राइट। तो इतनी कॉमन बातें थी जो इसके न्यूज़ में थी। अब आपको चलिए मैं बताता हूँ ISA के बारे में कुछ बहुत बेसिक बातें, ठीक है। ISA कब बना और क्या क्या इसके कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो ISA लॉन्च किया गया, ठीक है। किसने लॉन्च किया? PM मोदी ने लॉन्च किया, और उनके साथ एक क्या कहते हैं प्रेसिडेंट भी थे फ्रांस के, और उनका नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा, फ्रैंकोइस होलांड, ठीक है। ये कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस थे। फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ PM मोदी ने ISA लॉन्च किया था। कब? 30 2015 एट 25, ये याद रखिएगा, 21वां जो कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 पेरिस में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुआ था पेरिस में, पेरिस कहाँ? फ्रांस में, उसी में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई थी, ठीक है। अमेरिकन रिसेंटली गॉट आउट ऑफ, ये एक न्यूज़ में था, अभी हाल ही में इसी से अलग हो गए हैं, अमेरिका अपने आप को एग्जिट कर लिए हैं, ठीक है। और इसी कॉन्फ्रेंस में ही PM मोदी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी दिया गया था, राइट। जो हाईएस्ट, वो एक तरीके से अपने यहाँ भारत रत्न होता है, और वही वैसे ही फ्रांस में चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड विच वाज गिवन टू नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ISA की लॉन्चिंग कब हुई? 2015 में वो लॉन्च हुआ था। उसके साथ साथ कब लॉन्च हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी थी? 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, पेरिस में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। उसके की पॉइंट्स क्या हैं जो 8वीं मीटिंग होने वाली है, कौन कौन उसमें भागीदार हो रहा है, राइट। तो ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ISA। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जो आपके लिए है वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल। मैंने आपसे कहा था पेट्रोल आप फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं तो आप सबको पता है अगर पेट्रोल पूरी तरीके से कंबशन में नहीं जाता है, पूरी तरीके से अगर वो खपत नहीं होती, पूरी तरह से जलता नहीं है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का पॉल्यूटेंट इंक्रीज़ करता है एटमॉस्फेयर में, वो रिलीज़ कर देता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है? इथेनॉल ब्लेंडिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेट्रोल में जितना इथेनॉल मिलाया जाएगा उतना पेट्रोल कम लगेगा,
एग्जाम्पल के लिए मानिए कि अगर 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा तो 1 लीटर में 20% तो एथेनॉल हो गया, पेट्रोल भी कम यूज़ हो रहा है। अगर हम 100 लीटर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या कहते हैं, जो पहले 100 लीटर खर्चा होता था वो हमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो 80 लीटर ही खत्म होगा, क्योंकि 20% तो हम क्या मिला दे रहे हैं, एथेनॉल। अच्छा, ये तो प्लस पॉइंट है कि पेट्रोल का इंपोर्ट कम करना होगा हमें, हमारी खपत कम हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि क्या केवल पेट्रोल को ही इंपोर्ट करने के लिए, कम इंपोर्ट करने के लिए हम एथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं? ब्लेंड मतलब मिलाना, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं, नहीं। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अडॉप्टेड एथेनॉल ब्लेंडिंग। कई देशों ने, भारत को लेकर के, भारत भी उसी में है, उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग को स्टार्ट किया है, अडॉप्ट किया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिकली करता क्या है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एमिट लेस पॉल्यूटेंट। ये एफिशिएंसी बढ़ाता है इंजन की, ठीक है, और उसके साथ साथ पॉल्यूशन कम करता है। अब कैसे पॉल्यूशन कम करता है इसको भी समझेंगे। कहा गया कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हीकल, यहीं से पढ़िए कि मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अडॉप्टेड एथेनॉल ब्लेंडिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हीकल एग्जॉस्ट इमिशन, ठीक है, ऑल्सो रिड्यूस इंपोर्ट बर्डन ऑफ क्रूड ऑयल। तो मैंने आपसे कहा था कि पेट्रोल को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, पॉल्यूशन, जो इमिशन होता है, जो उत्सर्जन होता है पॉल्यूशन का, वो कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रयोग कई देश कर रहे हैं, भारत भी उसी में से है। अब आइए समझते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज़ किस तरीके से हो रहा है। एथेनॉल का एक फॉर्मूला है जो दिया गया है, C2H5OH। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओ, ऑक्सीजन, ठीक है। एथेनॉल में ऑक्सीजन है। आप सबको पता है कि फ्यूल को कंबशन करने के लिए, मतलब बर्न आउट होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो पेट्रोल पूरी तरह से बर्न ना होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर एथेनॉल है तो एथेनॉल में ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा और इस तरीके से पेट्रोल पूरी तरह से बर्न आउट हो जाएगा। और पूरी तरह से बर्न आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो मैंने दिया भी है कि इफ कंबशन इजंट कंप्लीट, अगर कंबशन पूरी तरह से नहीं होता है तो इट रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या रिलीज करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉल्यूटेंट रिड्यूस करता है, रिलीज करता है, इंक्रीज कर देता है एटमॉस्फेयर में। और कहा गया व्हेन एथेनॉल इज मिक्स्ड, जब एथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है तो इट प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन, तो इससे पेट्रोल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कंप्लीट कंबशन हो जाता है फ्यूल का। फ्यूल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जब बर्न आउट हो जाता है। और बर्न आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा एटमॉस्फेयर में, प्रदूषण कम होगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, करेंट ब्लेंडिंग जो वर्तमान में हम कितना परसेंट ब्लेंड कर रहे हैं, 5% ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि 2022 तक हम उसको बढ़ा करके कितना कर दें, 10% कर दें, और 2030 तक उसे बढ़ा करके 20% कर दिया जाए। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कहा कि 10% बढ़ा, 5 से 10% करना है 2022 तक। तो इसी की वजह से एथेनॉल ब्लेंडिंग न्यूज़ में था, ठीक है। तो टारगेट भी याद रखेंगे, 2022 तक कितना 10% करना है, 2030 तक कितना 30% करने का बात है, और 5% वर्तमान में ब्लेंडिंग होती है, अभी भी पेट्रोल में हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्यों न्यूज़ में था, क्या कारण था, ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं जो एथेनॉल ब्लेंडिंग से ही जुड़ी हुई हैं और उन्हें हम समझते हैं। कहा गया रिसेंटली कैबिनेट ने, अभी हाल ही में जो हमारा कैबिनेट है उसने एक स्कीम चलाई, उस स्कीम का नाम है पीएम जीवन। पूरा फुल फॉर्म इसका देखिएगा कि जैव ईंधन, वातावरण अनुकूलन, फसल अवशेष निर्माण, ये पूरा फुल फॉर्म है भाई, देख लीजिएगा। पीएम जीवन का जैव ईंधन वातावरण अनुकूल, मेन पॉइंट इसको ध्यान रखिए कि वातावरण अनुकूल ये जो योजना बनाई जा रही है इसके माध्यम से एक फ्यूल बनाना है, ठीक है। और वो कैसा होगा, वातावरण अनुकूल होगा, मतलब प्रदूषण कम करेगा। इसी के लिए एक पीएम जीवन नाम की योजना बनाई। और उस पीएम जीवन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं, कुछ ऐसे सेटअप्स लगा रहे हैं जिससे कि हम 2G एथेनॉल बना सके। 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन एथेनॉल। एथेनॉल को बनाने के लिए हमारे यहाँ 4 चरण रखे गए हैं, 4 जनरेशंस
पहले से प्रेस्क्राइब्ड है। और उस 4th जनरेशन में अभी तक हम केवल 2nd जनरेशन पे पहुंचे हैं, जो उस कमेटी बनाई गई है PM-Jeevan के नाम से। 1st जनरेशन में क्या था कि हम लोग शुगर से, स्टार से, वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फैट से एथेनॉल बनाएंगे, ठीक है। 2nd जनरेशन में क्या था, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो पैरा वैरा बच जाता है, भूसा बच जाता है ना, फॉरेस्ट रेसिड्यू जो होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सॉलिड वेस्ट होता है, इससे 2nd जनरेशन का एथेनॉल बनाना है, ठीक है। 3rd जनरेशन अभी हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन भविष्य में इन पे भी वर्कआउट होना है। एल्गी से और माइक्रो एल्गी से एथेनॉल बनाया जाएगा। 4th जनरेशन में वेजिटेबल ऑयल और बायोडीजल से एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हम एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे तभी तो मिक्स करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग 2nd जनरेशन पे हैं। तो ये कहा गया कि जो 2nd जनरेशन है, ये जो योजना PM-Jeevan के नाम से है, PM-Jeevan जो योजना है, इससे हम लोग 2nd जनरेशन एथेनॉल बनाने का प्रयास करेंगे, राइट। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपने सारी बातें जान ली, ठीक है। ये एक बहुत छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने कहा आपको मेंशन कर दिया जाए। एक मार्थोमन जैकोबाइट सीरियन कैथोड्रल चर्च है, बस चर्च का नाम याद रखिएगा, और कहाँ है, केरला में है। तो अभी हाल ही में केरला की गवर्नमेंट ने इस चर्च को अपने कंट्रोल में कर लिया। यूजुअली क्या होता है, जहाँ पे अधिक रेवेन्यूज़ आते हैं तो गवर्नमेंट जो है उसे अपने अंडर कंट्रोल या ऑडिट में रख लेती है। तो अभी एक चर्च है, कहाँ की थी, केरला की, और केरला गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर कंट्रोल रख लिया है। और केरला में किस, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, ठीक है। तो बस पॉइंट याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 2 टॉपिक को अच्छे से समझा, ISA के बारे में और दूसरा एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, ठीक है। तो कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानकारी के लिए आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है इनिशिएटिव तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं इनिशिएटिव को कंटिन्यू करूं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि लोग इसे लाइक करें, राइट। और अगर आपको कोई भी कमेंट है तो ज़रूर बता दीजिए। ख़राब भी है तो यू कैन से फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन ज़रूर रीज़न दीजिए, ठीक है। लाइक डिसलाइक तो एक अलग की बात है, जैसा आपको लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू डिसलाइक तो ज़रूर रीज़न दे दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि हम इसे कंटिन्यू रखें तो ज़रूर बताइए, ताकि हम इस पर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू टुमारो इन डेली टॉक्स।